नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज बहुत ही मायानाज सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका नाम इस हवाले से लिया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी स्विस लीक्स हमारे सामने आई हैं जिसने काफ़ी हंगामा बर्पा किया है। और वो जो लीक्स हैं उनके हवाले से उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन OCCRP के हवाले से ये इन्वेस्टिगेशन की गई थी और पाकिस्तान से दो लोग इसमें शामिल थे। उसमें से दो इदारे शामिल थे। एक फैक्ट फोकस के नुमाइंदे अहमद नूरानी साहब थे। अहमद नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आजकल इनका नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। अहमद नूरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अच्छा नूरानी, थोड़ा सा पहले ये मुझे बताइए, OCCRP के हवाले से, इस इन्वेस्टिगेशन के कैनवस के हवाले से ये कितना बड़ा था, कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल थे, आपका क्या फैक्ट फोकस का क्या किरदार था, इस हवाले से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाए, फिर गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले से आगे बढ़ाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP एक इदारा है जो कि बोस्निया में हेडक्वार्टर्ड है और बेसिकली ये दुनिया के 89 ममालिक में काम करता है। अमेरिका समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में इनके मेजर ऑफिसेज हैं और इनका काम बुनियादी तौर पे जिस तरह नाम से जाहिर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के हवाले से होता है। ट्रांस बॉर्डर करप्शन की स्टोरीज पे काम करते हैं। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बहुत बड़ी स्टोरी है तो शायद ये उसमें इतना इंटरेस्टेड ना हो। अगर वो जो करेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उस पैसा लूटने या पैसा बनाने के अमल में, वो कनेक्टेड हैं कुछ और एलिमेंट्स से दूसरे ममालिक के अंदर, यूरोप में, फर्ज करें इंडिया में, फर्ज करें अमेरिका में, तो एक नेटवर्क ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन क्राइम जो वो बन रहा है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम के मानों में आता है। तो ये उस तरह की स्टोरीज को, बड़ी स्टोरीज को फॉलो करते हैं जिसमें ड्रग ग्रुप्स हो सकते हैं, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ग्रुप्स हो सकते हैं, या मतलब है कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग अगर की जा रही है तो उसके अंदर जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसके साथ ही साफ ज़ाहिर है कि ऐसी स्टोरीज जो कि बहुत ही बड़ी और एक टेक्निकल अंदाज में की गई करप्शन से रिलेटेड हो। हमने एक सुना तो ये नूरानी, तारुफ हो गया। हमने सुना इसमें 47 ममालिक इन्वॉल्व थे, इज दैट करेक्ट? जी, जो ये प्रोजेक्ट है, इस वक्त जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एक स्विस बैंक है जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है। क्रेडिट स्विस दुनिया के बड़े बैंक्स में आता है। उसका जो डाटा था उसके अकाउंट्स का, वो एक जर्मन अखबार को मिला जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की OCCRP के साथ, क्योंकि OCCRP के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि पूरी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के हजारों लोगों के अकाउंट से, तो मुमकिन नहीं था किसी एक अखबार के लिए उसको गो थ्रू करना और उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो उन्होंने OCCRP के साथ कोलेब्रेशन की, क्योंकि OCCRP के पैनल पे दुनिया के बहुत से ममालिक से जर्नलिस्ट उनके साथ काम करते हैं, ताकि हर मुल्क के जो जर्नलिस्ट हैं वो उस मुल्क के हवाले से उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो पाकिस्तान की तरफ से दो इदारे थे। एक फैक्ट फोकस को भी ये मौका मिला, और फैक्ट फोकस की जो पाकिस्तान में टीम थी उन्होंने इस हवाले से पिछले तकरीबन एक साल, मतलब कोई 9 से 10 11 महीने बनते हैं, इस पे बहुत मेहनत से और जानफशानी से काम किया। बुनियादी काम यही था कि जो डाटा में डिटेल्स दी गई थी बैंक अकाउंट होल्डर्स की, उनका बैकग्राउंड जानना, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो किसी भी जगह पे अकाउंट खोल सकता है, लेकिन बहरहाल आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, खुसूसन जो लोग मीडिया को जानते हैं, समझते हैं, मीडिया रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट क्यों खोला जाता है। स्विट्जरलैंड के अंदर सिक्रेसी लॉज बहुत सख्त हैं, और उसी वजह से पिछली कई दहाइयों से मुख्तलिफ ममालिक के वो लोग जो अपनी दौलत को छुपाना चाहते हैं, स्टैश करना चाहते हैं, टैक्स अथॉरिटीज से, जरूरी नहीं उन्होंने गलत तरीके से बनाई हो, टैक्स अथॉरिटी से छुपाना चाहते हैं, या एज वेल एज गलत तरीके से दौलत कमाने वाले लोग भी स्विट्जरलैंड का रुख करते थे, क्योंकि वहां पे अकाउंट भी खुल जाता था, नो योर कस्टमर KYC बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होती थी, और उसके बाद
उसके बाद आपको वहाँ सिक्रेसी लॉज इतने सख्त थे कि कोई भी हुकूमत 9/11 से पहले तो कोई भी हुकूमत किसी भी सूरत में कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से नहीं ले सकती थी। 9/11 के बाद अलबत्ता ये जरूर हुआ कि किसी एक लेजिस्लेशन के जरिए एक डेवलपमेंट के जरिए उनको बाउंड किया गया बैनुल अक़वामी अदारों की तरफ से कि अगर कोई शख्स टेररिज्म के क्राइम में इन्वॉल्व होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन वो स्टेट को इन्वॉल्व प्रोवाइड करेंगे, मुतलका स्टेट को, अगर उनको उसका एविडेंस दिया जाएगा तो अच्छा ये थोड़ी नूरानी, सी नरमी है। एक मिनट, आपने मुझे कहा कि ये एक बैंक की इंफॉर्मेशन है। स्विट्जरलैंड में यकीनन एक बैंक तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि मजीद बैंकों की में मजीद नाम होंगे जिनका आपको अभी कोई इल्म नहीं है, या से ओसीसीआरपी को कोई इल्म नहीं है। जी ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बैंक का डाटा है। ये अलग बात है कि ये बहुत बड़ा बैंक है, दुनिया के बड़े बैंक्स में आता है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ एक बैंक है, और भी बहुत से बैंक्स हैं, बल्कि कुछ ऐसी स्टोरीज आजकल में हो रही हैं जो सामने आएंगी जिनमें कुछ और स्विस अकाउंट्स का जिक्र है जो पहले रिपोर्ट हो चुके, एक आधे पाकिस्तानी के बारे में भी, जो कि इस डाटा में नहीं है, यानी कि पाकिस्तानियों के अकाउंट और बैंक्स में भी हैं। अच्छा, इसमें ये बात क्लियर कीजिए कि क्या स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट खुलवाना करप्शन है? उसमें कोई नीट एंड क्लीन अकाउंट भी हो सकता है। तो अगर किसी शख्स का इस अकाउंट में नाम आया है या इस इन्वेस्टिगेशन में नाम आया है, तो ये कैसे साबित होगा कि वो इल गॉटन मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसमें तो जिस तरह आपने रिपोर्टिंग सुनी होगी, सैकड़ों लोगों के नाम हैं, लेकिन अभी तक चंद नाम सामने आए हैं। उसकी बुनियादी वजह, आपका सवाल के अंदर जो लॉजिक है वो वही है कि जब तक हमें रकम या अकाउंट होल्डर के हवाले से कोई उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहे थे, कोई क्वेश्चनेबल चीजें नहीं थी, तो उसको रिपोर्ट अभी तक नहीं किया गया। जैसे जैसे फर्दर बैकग्राउंड चेक्स होंगे, जैसे जैसे कुछ सवाल उठेंगे लोगों के ऊपर या उनके सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर, तो उस तरह साथ बाय साथ ये रिपोर्टिंग होती चली जाएगी। लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आप अपने क़ारीन को खुद दे दीजिए, जिससे आपके क़ारीन को समझ आ जाएगी कि देखें, एक शख्स पाकिस्तान में रहता है, उसके पास बहुत पैसा है। तो आपका सवाल तो यही है ना, कोई भी शख्स कहीं भी अकाउंट खोल सकता है। जी। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में रहता है वो कहीं भी अकाउंट से मुराद है, अमेरिका में खोल ले, हम्म। यूके में खोल ले, फ्रांस में खोल ले, हम्म। दुबई में खोल ले, हम्म। स्विट्जरलैंड का क्या जवाब बनता है वहां पे जाके खोलने का? इसमें बहुत आसान सा इसका जवाब है नूरानी। देखिए, आप ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो टैक्स बचाने के लिए ये फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्ट्रेटजीज अपने बिजनेसेस को सजेस्ट करते हैं। इट कैन बी वन ऑफ दोज स्ट्रेटजीज। तो बस ये आपने जवाब दे दिया, आपके क़ारीन समझ गए होंगे और खुद ही फैसला कर लेंगे कि स्विट्जरलैंड का रुख लोग क्यों करते थे। टैक्स बचाने वाली बात आपने कर दी, साफ ज़ाहिर है कि वो अब सामने आएगा। अच्छा, अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से, और जाहिर है जब आपसे गुफ्तगू हो रही है हमारा बुनियादी फोकस पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के हवाले से क्या फाइंडिंग्स आपके सामने आई और उनके कितने सबूत आपके पास मौजूद हैं? अच्छा, इसको एक पैराए में बयान कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बैंक का डाटा है, सही। ऑफिशियल डाटा है, असल डाटा है, ठीक। कंप्लीट डाटा है। हम्म। कंप्लीट डाटा से मुराद ये है कि जिस शख्स ने अकाउंट खुलवाया उसने अकाउंट खुलवाते हुए जो जो इंफॉर्मेशन दी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। सही। तो और दुनिया के एक मुल्क पाकिस्तान का नहीं है, बीसीओ ममालिक का है। कितने ममालिक का? तकरीबन 49 कंट्रीज मेरे ख्याल में इसमें नेम्ड हैं, हम्म। जो मेजर हैं, मतलब ओके। जिनके मतलब कंसिडरेबल नंबर ऑफ अकाउंट्स वहां पे सामने आए हैं। तो अब वो डाटा, उनमें लोगों से सवाल किए गए, लोगों ने ये नहीं कहा कि ये अकाउंट हमारा नहीं है, ये नहीं है, ये बात सही नहीं है। अकाउंट हैं तो हैं भाई, अकाउंट का हम्म। डाटा सामने आ गया, कैसे आप डिनाई हम्म। कर सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं उस चीज से? सही। तो एक तो डाटा क्रेडिबल डाटा है, क्रेडिबली हासिल किया गया है। अब आपकी बात आ गई इन्वेस्टिगेशन की। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन किस चीज की करनी थी? जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अब तक सिर्फ वही अकाउंट्स रिपोर्ट किए गए हैं जिन अकाउंट होल्डर्स के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल उठता था। सवाल उठने से मुराद के आपको अपेरेंटली समझ नहीं आ रही कि इनके सोर्सेज ऑफ इनकम ऐसे कैसे हो सकते हैं।
अच्छा, ये आपको नहीं समझ आ रही या और भी लोगों के पास ये सवाल है? मतलब क्या सिर्फ यकीनी तौर आपकी पे तरफ से ये सवाल है या और लोग भी नहीं, इसको नहीं, क्वेश्चन मतलब कर रहे एक हैं? एक इज्तिमाई फैसला OCCRP ठीक के ठीक है। एडिटोरियल बोर्ड का, मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ कि अभी पहले मरले में फर्ज करें कि कुछ उन लोगों के नाम आए हैं जिनके ऊपर माजी में FBR ने, जो हमारा फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू टैक्स के हवाले से अदारा है, हम्म, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशंस की, सही। नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशंस की, FIA ने कोई इन्वेस्टिगेशंस की, या अपेरेंटली जिनके नाम के हवाले से ये लग रहा था कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कोई इल्जाम लगाए बगैर उनका जिक्र किया गया कि जी ये चीज है, आपका ठीक अकाउंट है। है वहां पे, तो हाँ। वो बता सकते हैं कि जी हम्म, ये अकाउंट हम खोल सकते थे, हम्म, हमारे पास ये वसाइल थे, इसी हम्म, तरीके से किया। आपका प्रोग्राम भी और बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, वो बताया जा सकता है उस हवाले से। तो अब तक उन अकाउंट्स को रिपोर्ट किया गया है हम्म। जिनके हवाले से कोई ना कोई सवाल उठता था, और भी जो अकाउंट जिनके हवाले से सवाल उठते हैं वो आने वाले वक्त में रिपोर्ट किए जाते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कोई मुश्किलात पेश आई आपको जाती तौर पे, क्योंकि आपका जाहिर है पाकिस्तान में भी आपकी जान को बहुत खतरा था जब आप पाकिस्तान से गए, एक दफा हमला भी हुआ, और इस इन्वेस्टिगेशन में जाहिर है बड़े नाम आए होंगे, तो उसके हवाले से एक तो थ्रेट के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से कोई मुश्किलात पेश आई, या कंफर्मेशन के लिए, या आपको डाटा के हवाले से कोई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग सिक्योरिटी के हवाले से तो कोई, क्योंकि अभी तक किसी को हमने बताया ही नहीं था। आप मेरे क्लोजेस्ट दोस्तों में से हैं, आपको भी कभी ये पता नहीं होगा कि हम इस तरह की चीज काम कर रहे थे। इस तरह कॉन्फिडेंशियल था, चंद लोगों के दरमियान में ही था, और जो फैक्ट फोकस की कोर टीम थी उनके साथ, उनको भी डाटा की एक्सेस नहीं थी, डाटा की एक्सेस सिर्फ मुझे थी, या पाकिस्तान में जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं उनके पास थी। तो हम आगे नाम लेके, जो इम्पोर्टेंट नाम होते थे वो आगे टीम मेंबर्स को देते थे, वो आगे उनका ग्राउंड चेक, बैकग्राउंड चेक करते थे। हम्म, हमारी टीम मेंबर है अरीबा फातिमा, उन्होंने काम किया, अमारा शाह हैं उन्होंने काम किया, उस्मान मंजूर हमारे कुलीग हैं उन्होंने काम किया, और लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया काफी लंबा अरसा। तो ये जो बैकग्राउंड चेक था, इसको करने में यही था कि बेसिकली आपने देखना था कि क्या टैक्स के हवाले से कोई इंक्वायरी कभी पेंडिंग रही है हमारे भाई, कभी हम्म, FIA ने कोई केस किया, क्या कभी कोई ड्रग्स से रिलेटेड कोई केस रहा, कभी कोई पुलिस केस रहा। तो ये तमाम इदारों से चेक किया जाना था कि इन इन नामों के अगेंस्ट जो है, तो वो साथ ज़रा नाम अब हज़ारों में है, तो जब हज़ारों में नाम हो तो 1000 से ज़्यादा नाम है, तो जब 1000 से ज़्यादा नाम हो तो उसमें मुमकिन नहीं होता, आपके पास इतने वसाइल नहीं होते कि आप फौरी तरह से करके वो कर लें। और पाकिस्तान में आपको पता है कि बाद लोग इतने कोऑपरेटिव, बाद इदारे इतने कोऑपरेटिव भी नहीं होते। हालांकि जो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो वहाँ पे अदारों को कोऑपरेटिव होना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत से अदारे इस हवाले से कोऑपरेटिव नहीं थे, हालांकि ये बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट का एक मामला था। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आनी थी ये पाकिस्तान के हक में जानी थी, ये FBR के हक में जानी थी, हम्म, इसमें FBR को मदद मिलनी थी कि वो जो टैक्स का एक नेट फैलाना चाहते हैं, जो वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उनको पता लगता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से बिजनेस ग्रुप, कौन कौन से कारोबारी इदारे, कौन कौन सी बिजनेस की शख्सियात, कौन कौन से फौजी जर्नेल, कौन कौन से आला ब्यूरोक्रेट्स, कौन कौन से सियासतदान, और कौन कौन से बैंकर्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर अपनी दौलत लेके गए हैं, कब कब लेके गए हैं, कब कब अकाउंट खुले, कब कब उनमें मैक्सिमम बैलेंस है, और ये साफ ज़ाहिर है कि अनडिनाइएबल फैक्ट्स हैं, तो इसका उनको फायदा ही होना था, उनकी हेल्प होनी थी। वो आइंदा से वो खुद देखते अपने निज़ाम को कि हमारे निज़ाम में क्या खामी है कि लोग पैसा यहाँ से छुपा के, चोरी करके बाहर जाके दूसरे मुल्क के बैंकों में रखते हैं और हमारे पास डिक्लेयर भी नहीं करते। यकीनन उनके निज़ाम में भी कोई खामियां होंगी, वो उसको इम्प्रूव करते। लेकिन साहब हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं, हमारे यहाँ कल्चर गद्दार करार देने का, दूसरे को गलत करार देने का, दूसरे को करप्ट और खुद को अकले कुल समझने का एक कल्चर है। तो उसके सामने साफ ज़ाहिर है कि मुश्किलात तो बहुत आई, लेकिन हमने जो नाम रिपोर्ट किए हैं उनकी 100% तस्दीक की गई है। जब भी कोई बंदा अकाउंट खुलवाता है तो अपने चंद बुनियादी कवायद अमार भाई देता है, अकाउंट खुलवाते हुए जी जाती जी कवायद देता है। जी जी। मैं वो हंस रहा था, वो साहब एक दो चैनल पर बैठ के फरमा रहे थे, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान सबक DGISI, हमारे अजीम मुजाहिद, हमारे खामोश मुजाहिद हाँ के हाँ। साहबजादे,
कि हाँ, जी ये मतलब मिलाइन करने की कोशिश है, हमारे भाई से रब्ता किया गया और हाँ, उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि डिटेल में जाना मुनासिब नहीं होता। बाज इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन के जुमरे में आती हैं, और वो वक्त आने पे किसी अदालत के सामने जरूर पेश की जा सकती हैं और बिल्कुल पेश की जाएंगी। लेकिन वो फरमा रहे हैं कि ये बात ही गलत है। अरे भाई, जो आपने डिटेल्स दी हैं वो सब की सब बिल्कुल दुरुस्त हैं, और पाकिस्तान में बकायदा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रब्ता करके उनकी वो जाती कवायद की सारी मामला की तस्दीक करवाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बैंक में दी है वही है। 1985 और 86 में जब उनके वाले DGI हैं, तब वो अकाउंट खुलवा रहे हैं। आप ठीक अंदाजा है, करें, और उसमें पैसे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने कहा जी 15 साल बाद पैसे ज्यादा थे, 14 साल बाद ज्यादा थे। अरे भाई, आपने उसके बाद अकाउंट खुलाया, उसमें पैसे डाले हैं ठीक है। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि बात ही जनरल गलत है। अख्तर अब्दुल रहमान का जो आपने नाम लिया उस पर हम डिटेल से बात करेंगे और इसी गुफ्तगू में करेंगे, लेकिन मैं जरा सीक्वेंस से चल रहा हूँ। आपने कहा कि 1000 लोगों के नाम हैं जिनका नहीं, ताल्लुक मैंने ये नहीं पाकिस्तान, कहा, मैंने कहा 1000 से ज्यादा लोगों की। 1000 से ज्यादा लोगों, इससे ये मतलब लिया जाना चाहिए कि 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने जो गलत पैसा है, इल गॉटन मनी है, उस स्विस बैंकों में जमा करवाई। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, लोग देखेंगे यहाँ पे बड़ा आई एम पॉलिटिक्स। सॉरी, आई एम सॉरी। 1000 से ज्यादा लोगों ने रकम जमा करवाई, जो कि जिसके ऊपर बड़े संजीदा सवाल उठते हैं कि उन्होंने क्यों जमा करवाई स्विट्जरलैंड में जाके, नंबर एक। ओके, नंबर दो, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दैट वी हैव इन्वेस्टिगेटेड, दैट फैक्ट फोकस हैज इन्वेस्टिगेटेड सो फार, though the accounts were not declared with the tax authorities in Pakistan, so they were hiding it. So we will raise very serious questions, उसके ऊपर हम बड़े संजीदा सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। इल गॉटन वेल्थ कहना जब तक साबित ना हो जाए तो ये मुनासिब नहीं होता। लेकिन बहरहाल इन लोगों ने FBR से, टैक्स अथॉरिटी से छुपाया, और अरबों रुपए की दौलत जो है वो पाकिस्तान से बाहर रखी गई। अच्छा, अब जरा नैरो डाउन करें गुफ्तगू को। मुझे ये बताइए, 1000 लोगों में जाहिर है, अब इसको जरा मुझे डिवीजन करके बताइए कि कितने परसेंट इसमें सियासतदान हैं, कितने परसेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने परसेंट बिजनेसमैन हैं, कितने परसेंट का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से है, कितने परसेंट का ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से। एक रफ आइडिया, ताकि फिर हम गुफ्तगू को आगे लेके चलें। हाँ नहीं, इस तरह से जो परसेंटेजेस हैं वो नहीं निकाली हुई, वो हमारी रिसर्चर है हमारा शाह, वो उस पर काम कर रही है। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात हमारे भाई बता देता हूँ कि कि शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा भी, बहुत अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, और बहुत अफसोस, मुझे यकीनी तौर पे एज अ पाकिस्तानी भी बहुत अफसोस है कि पहली बात तो सियासतदान तो दो चार ही हैं, बहुत से फौजी अफसरान हैं, और अ, शायद ही हमारे भाई पाकिस्तान का कोई ऐसा बिजनेसमैन हो, शायद ही। मैं हम्म, इंतहाई माजरत से और बड़े दुख, यकीन माने, मैं बहुत दुखी दिल के साथ बात कर रहा हूँ। आप ये देखते हैं तो आपको अफसोस होता है, आपको अपने सिस्टम पे रोना आता है कि शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा बिजनेसमैन हो जिसका नाम ना हो। ठीक। अच्छा, एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दें, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इस सवाल में है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये माहौल बन गया है। क्या इसमें इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी का नाम है? अच्छा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं और बहुत से इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं मुसलसल। हम्म, तो देखें, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि OCCRP एक इदारा है जो कि मुख्तलिफ ममालिक के टॉप के जर्नलिस्ट पे मुश्तमिल है, हम्म, वो कोई बच्चे नहीं है। हम्म, और नवाज शरीफ को सब लोग जानते हैं, कोई बंदा किसी भी मुल्क का साथी, उसे पता है नवाज शरीफ कौन है, मरियम नवाज कौन है, उनके फैमिली मेंबर्स कौन है, आसफ अली जरदारी कौन है, बेनजीर, ये जो आजकल पिग्मीज जो लीडर्स बने हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल कैलिबर की लीडर थी। तो यस, भुट्टो फैमिली को, या उनसे रिलेटेड किसी भी लोग को वर्ल्ड लेवल पे जर्नलिस्ट जानते हैं। तो ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, लोग जानते हैं। अगर इनमें से किसी का भी कोई अकाउंट, या इनकी फैमिली में से किसी का भी अकाउंट हो, तो क्यों नहीं रिपोर्ट होगा? सबसे पहले वो रिपोर्ट होगा। अच्छा, इस जैसा कि हमारे, नहीं एक बात मुझे कहने दीजिएगा, हमारे जो सीनियर साथी हैं उमर चीमा, उनके ऊपर तो तनकीद आज तक ये होती है कि उन्होंने वो जी पनामा पेपर में पता नहीं क्या कर दिया था, बट जो था वो किया, वो रिपोर्ट थी, उसमें नाम था शरीफ फैमिली के लोगों का, उन्होंने रिपोर्ट किया उसको। सही। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने लोगों का मेजर इंटरेस्ट खत्म कर दिया। बाकी तो पाकिस्तान में करप्शन सिर्फ सियासतदानों की मानी जाती है, बाकी तो कोई मानी जाती नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि आप
मैं आहिस्ता आहिस्ता उस मौजू की तरफ आऊंगा जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, लेकिन ग्रेजुअली आऊंगा। पहले मुझे ये बताएं, जो 2-4 सियासतदान हैं वो कौन से सियासतदान हैं? उनके नाम तो बता ही सकते हैं ना आप? नहीं नहीं, वो तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट कर दी है, फैक्ट फोकस ने भी की है, और द न्यूज के अंदर भी छपे हैं नाम। ये नून लीग के हैं एक साहब, यही जो अ, जो इनका क्या नाम है, हारून साहब जो हैं, हारून हम्म, खान जो हैं। और पीपल्स पार्टी के हैं ये सेनेटर वकार और उनके भाई अमार वगैरह, उनके हम्म, वालिद वफात पा गए, क्या नाम लेना। उसी तरह पीपल पार्टी के एक और सेनेटर बंगश साहब थे, सैफुल्ला बंगश, को भी वफात पा गए, उनके बेटे भी चुके हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हम्म, तो वो जो हैं, उसके बाद पीटीआई के ये वजीर खजाना हैं, जो हाशिम बख्त हैं मेरे ख्याल में पंजाब में। हम्म, और उनके भाई हैं, हम्म, ये खुशबू बख्तार वाली फैमिली जो है। तो इन लोगों के नाम हैं, यही यही नाम है मेन, कुछ और नाम है। तो ये जो नाम है ये भी इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि इनके हवाले से कोई ना कोई इंक्वायरीज रही हैं। हम्म। तो जो बाकी नाम है वो साथ रहे, उनकी इंक्वायरीज या बाकी चीजों का बैकग्राउंड चेक जब कंप्लीट होगा तो फिर नाम वो लिए जा अच्छा, सकते हैं। हम अब वो जो नाम जिनके बारे में लोग बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं उनकी तरफ आने से पहले एक मुख्तसर सा सवाल। क्या कोई इस इन्वेस्टिगेशन का या ये इन अकाउंट्स का टाइम पीरियड है कि इस अरसे से इस अरसे तक के दरमियान जो अकाउंट खुले, या ये पुराने अकाउंट से लेकर आज की तारीख तक के तमाम अकाउंट्स हैं? टाइम पीरियड कोई लिमिटेड है या? हाँ, आप कह लें 1950 से ऑनवर्ड, ज्यादातर जो पाकिस्तान के अकाउंट है वो 1950 से ऑनवर्ड किए हैं आज ज्यादातर। तक के हैं? आज तक के हैं? आज तक के नहीं, मतलब है कि 2018 तक के, 2019 तक के, मतलब ट्वेंटी डाटा पे भी काम, साल तो डाटा को उसको पे काम करते हुए लग गया ना। ठीक है। अब आ जाए, अभी आपने एक जुमला कहा और उसमें आपने कहा कि फलां शख्स का नाम क्या लेना, उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो फिर ये जनरल अख्तर अब्दुल रहमान तो बहुत पुराना किस्सा है, कब उनका इंतकाल हो गया, और वो तो उनके हवाले से ये क्यों नाम इतना लिया जा रहा है उनका? देखिए, जो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान है वो कोई आम शख्सियत नहीं है। डीजी आईएसआई ये थे, बड़े बहादुर आदमी थे, पाकिस्तान के सिपा सालार थे। फातेह जैसी किताब लिखी गई उनके बारे में, उन्होंने अफगानिस्तान फतह किया। अमर भाई, आप चूंकि आपका ताल्लुक अदब से मुतल्लक एक फैमिली से है, और आपको इंटरेस्ट भी होता है किताबों में और लिखी गई चीज़ों में, प्लीज़ ये रिसर्च कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। मुझे कोई साहब बता रहे थे, आई एम नॉट श्योर, कि जो खामोश मुजाहिद नाम से किताब थी, ये 1990s के अंदर पाकिस्तान में जिस तरह बाइबल होती है यहाँ पे और कुरान पाक होता है हमारे यहाँ, तो ये हम्म, उस तरह से तकरीबन हर घर के अंदर होती थी। और हम, हमारी फैमिलीज अपने बच्चों को पढ़ाती थी कि ये देखें ये मुजाहिद, और ऐसी ऐसी दियोमालाई और झूठी और बेबुनियाद कहानियां उसके अंदर लिखी होती थी। और उन कहानियों के कुछ एक्सपर्ट्स आजकल आप देख रहे होंगे, ये ट्विटर वगैरह पे चल रहे हैं। हम्म। ये हमेशा से, ये वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था, जब एक फेसबुक एक और छोटा ट्विटर। सा एक छोटा सा आपको करेक्ट कर दूं मैं यहाँ पे। ये किताबें अपने जमाने में बड़ी मारूफ किताबें जी, थी, ये मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन इनका किसी तरह भी कंपैरिजन मजहबी किताबों से नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन किसी भी तौर पे आप किसी उस दौर में आप चले जाएं, आपको हर दूसरे घर के अंदर जी, जो है वो ये खामोश बात मुजाहिद बिल्कुल मिलेंगे। सही, यहाँ ये बात तो आपकी मैं बिल्कुल। जी जी जी, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ। तो हमने किस तरीके, ये ब्रेन वॉशिंग का एक तरीका था लोगों का, उनको जज्बाती बनाने का, उनको उनके जहन में वो जंगोइज्म पैदा करने का और झूठे हीरोज क्रिएट करने का। जबकि आपके अपने जर्नेल, आपके अपने फौजी अफसरान, आपके अपने आईएसआई के इंटेलिजेंस के अफसरान पैसा लूट लूट के पाकिस्तान से, और वो ये भी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जायदादें बना रहे थे, वो पूरी दुनिया के अंदर, वो उनको पाकिस्तान के ऊपर तो कोई ट्रस्ट ही नहीं था ना, क्योंकि इस तरह के हालात पैदा कर रहे थे, उनको पता लग रहा था कि यहाँ पे आगे जाके क्या होना है। तो वो दूसरे ममालिक में जाके जायदादें बना रहे थे, दूसरे ममालिक में जाके अकाउंट्स खोल रहे थे। एक मिनट नौरानी, अजीबो इसका गरीब। मतलब है, एक मिनट, इसका मतलब है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो शख्स जो अपने दौर का सबसे बड़ा मुजाहिद था और उसने अफगानिस्तान में अपनी जंगी हिकमत अमली से रूस की ताकतों को शिकस्त दी, उस शख्स ने जनाब पैसे कमाए जहाद के। यार ये तो देखिए, गलत आपने है। बड़ी बड़ी कोशिश की संजीदा सवाल करने की, लेकिन आप अभी हंस दिए। लेकिन बात यह है कि देखें, ये बहुत ही संजीदा बात है। इसने हमारी एक नस्ल को तबाह किया,
इस सोच ने, जो बड़े ही एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अंदर फैलाई गई, कि वो तहकीक से दूर हों, वो तालीम से दूर हों, वो शऊर हासिल करने से दूर हों। हम अपने तालीमी दरसगाहों को बेहतर बनाते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटियों को, अपने रिसर्च के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, हम आगे चलते हैं। हमने हमने वो एक कल्चर पैदा किया जहाँ पे हमने असला फैलाया, जहाँ पे हमने जिहादी तंजीमों को प्रमोट किया, और जब जब जहाँ पे हमने इस्लाम के अपने मजहब के जो बुनियादी अकायद हैं उनको बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके लोगों के सामने पेश करके, और एक झूठा जहाद जो है, बिल्कुल मैं बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ, और मैं कोई मजहबी आलम नहीं हूँ, लेकिन आप किसी भी अच्छे मजहबी आलम से बात पूछ सकते हैं कि क्या रियासत के अलावा कोई ग्रोह जो है उनके जरिए जिहाद किया जा सकता है, या किस तरह का जिहाद किया जा सकता है। तो ये पूरी कौम को उस तरफ लगाया गया, ये बड़ा अफसोसनाक था। और साहब अच्छा, ये लोग पैसे कमा रहे थे। कितने पैसे निकले जन साहब के नाम? और वो मतलब क्या उनके साहबजादों का भी उनसे कोई ताल्लुक बना? देखें, आपका एक सवाल बहुत अहम था कि क्या स्विट्जरलैंड के अंदर यही एक बैंक है या और बैंक भी हैं, ये बुनियादी सवाल था आपका, जी जी। नंबर एक। नंबर दो, क्या सिर्फ और सिर्फ बैंकों में पैसा रखा जाता है? बुनियादी बात ये पूछने की है कि पाकिस्तान को उस वक्त बराह रास्त और बिलवास्ता और बिलावास्ता पैसे कितने मिले, वो और तो कहां हमने कहां सुना से मिले, बोरियां अमरीका भर के के अलावा। डॉलर आए। ठीक है ना जी। तो ये पैसे कौन कर रहा था अफगान जंग के ऑपरेशन को, और जाहिर है। कैसे वो मामला आगे चल रहे थे, और कैसे वो लोग जिनके बारे में इंतहाई काबिल एहतराम जनाब हारून रशीद साहब, जिन्होंने पूरी तारीख अपनी आंखों से देखी, वो कह रहे थे कि वो होटलों में बर्तन धोते थे, कैसे वो अरबपति बन गए। ठीक है ना। तो हम्म, वो जो मनी ट्रेल है, हम्म, जो कि टीनेजर्स की मेरे ख्याल में उस वक्त से शुरू होनी चाहिए, कि वो कैसे बर्तन धोते धोते जो है वो मतलब है कि वो सोने के बर्तनों में खेलने लग पड़े। तो ये चीज सामने आनी चाहिए, ये इसमें कोई इल्जामात की या उसकी बात नहीं है। वो मनी ट्रेल, वो पूरी की पूरी कहानी वो बयान करें, मतलब इस तरह की कहानी हो अमार भाई, ये बड़ी संजीदा बात है, कि लतीफे ना बने, हम्म। के मजाक ना बने। कि मेरे जाती ख्याल में कि इन काबिल एहतराम चारों भाइयों को मोहतरम हारून रशीद साहब के साथ बैठ के एक हिकमत अमली बना लेनी चाहिए। हारून रशीद साहब कहते हैं टीवी के ऊपर आकर कि जी वो बर्तन धोते थे उस वक्त 1995 1985 86 में। भाई कह रहे हैं कि हम उस वक्त भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हमारे बड़े कामयाब बिजनेस थे, तो हम तो उस वक्त भी मतलब करोड़पति अरबपति थे। तो ये कहानी जो है ना, उसको जोड़ना चाहिए, एक जगह पे बैठ के मीटिंग करके कोई ऐसी स्ट्रेटजी सामने लेके आए कि जिसका कोई सर पैर हो, मजाक ना लगे बात, मतलब बात आपने का उनके सर पैर भाइयों हो। से उनसे वर्जन लेने की कोशिश की, उनका क्या जवाब आया? आपने ओसीसीआरपी और ओसीसीआरपी ने बकायदा तौर पे बिल्कुल मुसलसल और बकायदा टाइम दिया गया, ये नहीं कि एक दिन मौकफ भेजा और वो कर दिया, बकायदा टाइम दिया गया, और आपको मौकफ छपा हुआ है हमारी सब स्टोरीज के अंदर कि अच्छा, उन्होंने अब मुझे कितना ये बड़ी बताइए, जनरल कमाई की। अख्तर अब्दुल रहमान का तो, और ये बहुत संगीन बात है कि वो DGISI इतना बड़ा ऑपरेशन, और उस जमाने में हमने सुना है कि अमेरिका से डॉलर जो है ना, वो कोई अकाउंटेबल तरीके से नहीं आए, बोरियां भर भर के आए हैं, और उससे हमने अमेरिकी डॉलर से रूस को जज्बा ईमानी के तहत शिकस्त दी है। तो मुझे ये बताइए कि जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के कितने पैसे निकले आप वहां पर, इस बैंक में? देखें, इस इन बैंक अकाउंट्स में बुनियादी तौर पे जो ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री है, ठीक है ना, उसमें जो मैक्सिमम बैलेंस एक अकाउंट के अंदर कोई 10 मिलियन तक फर्ज करें जाता है। और एक अकाउंट तो 19, जिस तरह कि मैंने अर्ज किया कि 1985 में खुलता है, और एक अकाउंट जो है वो खुलता है जाके 1986 के अंदर। तो एक अकाउंट में जो मैक्सिमम बैलेंस है वो $5 मिलियन तक जाता है, और एक में तकरीबन $10 मिलियन तक जाता है। 10 मिलियन डॉलर? $10 मिलियन तक अकाउंट जाता है। उनका एतराज ये है कि जो डेट है मैक्सिमम बैलेंस की, जो लोगों को वो कहने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हमारे वालिद साहब के वफात पाने के बहुत बाद की है। अरे भाई, अकाउंट तो उस वक्त खुले हैं, उस वक्त उसमें पैसे आए हैं, आप आके बताएं ना कि कितने पैसे थे, आपने खोला या नहीं खोला। बात बहुत ही कंफ्यूज वो कर रहे हैं, उनको सोच समझ नहीं आ रही। जब बाद में बिजनेस बढ़ गए, तो उस वक्त अब उनको पता है कि जी बाद वाली बात अगर हम करेंगे तो उसके अंदर टैक्स अथॉरिटीज आके हमसे सवाल पूछेंगी कि उस वक्त इतने पैसे थे तो आपने यहाँ पे डिक्लेयर क्यों नहीं किए पाकिस्तान के अंदर। वो बात को कंफ्यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं।
आप अगर अमार साहब थोड़ी सी लोगों को कोई अपने अल्फाज में बता दें, आसान अल्फाज में, तो लोगों को बात समझ आ जाएगी कि जब आप कह दें कि ये खबर ही झूठी है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, यानी कि बैंक अकाउंट थे ही नहीं। जब बैंक अकाउंट थे ही नहीं तो फिर इस बात का क्या ताल्लुक है कि अकाउंट के अंदर ज्यादा पैसे कब आए और कम पैसे कब आए? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं जी? जी बिल्कुल बिल्कुल सही जी, है। जब झूठ खबर ही झूठी है, जब हम्म, सहाफी बददीयानत हैं, जब हम्म, एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है फौजी जर्नलों और अफसरों को बदनाम करने का, तो फिर तो हम्म, बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो बिल्कुल बात ही सही, झूठी है। तो फिर बिल्कुल आपको ये सही। कहने की जरूरत ही नहीं कि हमारे वाले साहब कब फोत हुए थे, 2003 में मैक्सिमम बैलेंस था या कब था, छोड़ दें, फिर तो बात ही खत्म। ठीक है, एक सवाल इससे ये जन्म लेता है, अफगानिस्तान का जहाज सिर्फ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने नहीं लड़ा, उनके बॉस थे जियाउल हक, ठीक है, और वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। असल में तो वो थे सारे जो एंकर थे इस सारी चीज के, उनका अकाउंट नहीं मिला। आपको अख्तर अब्दुल रहमान का अकाउंट मिल गया, तो इससे दो बातें ज़ाया होती हैं कि या तो जनरल जियाउल हक ने कोई करप्शन की नहीं, उनकी जिंदगी बड़ी नेकी और पाकबाजी में गुजरी और उन्होंने कोई पैसा इधर से उधर नहीं किया, ये बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि आपको कोई अकाउंट नहीं मिला। दूसरी बात ये हो सकती है कि शायद ये जो अख्तर अब्दुल रहमान है, इन्होंने जियाउल हक से नजर बचा के ये पैसे इधर रखे होंगे। अब इसमें से कौन सी बात दुरुस्त नहीं नहीं, देखिए, मैं तो आपके सामने अब तक भी जितनी बातें की, मैंने जिस अंदाज में भी की, वो की जो फैक्ट्स थे, जो फैक्ट्स इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमारे सामने आए, है? जो सही। डाटा हमारे पास मौजूद है, जिसके सबूत मौजूद हैं, ठीक है। तो ओके। क्योंकि जनरल जियाउल हक का नाम नहीं है, तो हम आपके इस सवाल पे जवाब देके मैं अपने इस डाटा को या इस रिपोर्ट को, मतलब उसमें सवालात में नहीं डालना चाहता। जो चीज थी वो रिपोर्ट कर दी गई और उसका सबूत मौजूद है। जो कहते हैं इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट ना कहीं, वो अदालत में जाएं। जैसा कि हमारे जो बेसिक रिसर्चर थी पाकिस्तान में फैक्ट फोकस की तरफ से, अरीबा, उन्होंने भी बहुत डिटेल में कल एक इंटरव्यू में यही कहा कि अगर वो समझते हैं गलत है तो टेक अस टू द कोर्ट। ठीक कि है, अगर उनका बिल्कुल। अकाउंट नहीं खुला था 85 में और 86 में, और उनके नाम मिसयूज हुए हैं, हो सकता है मिस, ये देखे ना, पॉसिबल है कि पाकिस्तान से उस वक्त की जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी थी उससे कोई सारा रिकॉर्ड निकलवा के उनकी डेट और उनकी जितने भी वो मतलब मामला थे, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन, क्वाइफ और सारा कुछ, वो किसी ने वहां जाके अकाउंट खोल लिया, तो हो सकता है बात दुरुस्त हो। तो फिर इस बात को हम एस्टेब्लिश करेंगे कि कैसे इनके हैं ठीक अकाउंट, है। कोर्ट के अच्छा, अंदर बोलेंगे। अब अख्तर अब्दुल रहमान की बात छोड़ दीजिए, अब मुझे बताइए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम आए हैं कि जिनसे बड़ी बस क्रिएट हो या जिन पे मजीद नाम, क्योंकि कुछ गुफ्तगू में आपने इस तरह का भी इंदिया दिया कि कुछ नामों ने अभी मजीद आना है। जी जी, मैंने आपको अर्ज किया कि नाम तो बहुत ज्यादा है ना। देखिए, ये मुमकिन नहीं होता कि आप 1,000 से ज्यादा नाम है तो उन सबका बैकग्राउंड चेक कर लें, उस पर टाइम लगता है। जैसे मैंने अदारों का नाम दिया कि इतने सारे अदारे हैं, उन सब इदारों के अंदर जो है वो आपने एक एक इदारे से चेक करना है, वेरीफाई करना है लोगों के बैकग्राउंड को, लोगों की उस चीज को, या किसी आपने टैक्स अथॉरिटीज से, या जो, क्योंकि हमारी टैक्स अथॉरिटीज में वो भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली शेयर करती हैं, वहां से आपने लोगों के टैक्सेस देखने हैं, वहां से आपको आइडिया होगा कि नहीं, ये बंदा जो है इसके टैक्स इतने कम है तो ये इतने पे ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। तो हम्म, जो जो लीगली कानूनी हम्म, तौर पे मुमकिन जो जरिए और जो तरीकाकार है वो अपना के आपने बैकग्राउंड चेक करना है। तो जैसे जैसे होता जाएगा तो ये आता रहेगा। तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है ना अब तक, लेकिन नाम सारे देख लिए, मतलब ये आप नहीं कह सकते कि जी हो सकता है कल को नवाज शरीफ का नाम निकल आए, हो सकता है भुट्टो साहब का, जरदारी साहब का नाम निकल आए, इमरान खान साहब का, या पीटीआई के किसी जो टॉप के लोग थे वो तो उसमें से देख लिए गए। जो बाकी लोग हैं वो कौन है? अच्छा, कौन है का तो बहुत का और का भी पता है, लेकिन क्या उनके अकाउंट्स के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता? क्या उनके मामलात ऐसे रहे हैं? तो वो उसके मुताबिक फिर आगे फैसला होगा, ताकि फिर उस तरह से रिपोर्ट किया जाए, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन ना लगाया जाए, सिर्फ ये हम्म। बता दिया जाए कि इन इन लोगों के ये अकाउंट्स थे। तो और ये कोई, इसका टाइम लगेगा। और कोई बड़ा और नाम? जनरल जाहिद अली अकबर का नाम जी किया, और जी। आप जनरल जियाउल हक का पूछ रहे थे, तो उस्मान मंजूर हमारे जो फैक्ट फोकस के एडिटर भी हैं, उन्होंने जो खबर लिखी है उसके अंदर उन्होंने बड़े वादे और बड़े एक्सप्लेनेटरी अंदाज में बताया है कि जनरल जिया के दौर में एक लुधियाना, आई एम सॉरी, जलंधर ग्रुप होता था। जो जलंधर ग्रुप है ये 4 लोगों पे मुश्तमिल था, जिनको गैंग ऑफ 4 भी कहते थे। हम्म, तो उसके अंदर जनरल रहीमुद्दीन और जनरल जाहिद अली अकबर और जनरल जियाउल हक और ये साहब जो DGISI जो खामोश मुजाहिद साहब हैं, ये हम्म, होते थे। और हम्म, ये लोग सब तरह एक दूसरे के दस्तों बाजू थे।
और उस्मान मंजूर ये भी लिखते हैं कि इनको वो जनरल जाहिद अली अकबर इतने क्लोज थे जिया के कि वो उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब आर्मी चीफ तो उन्होंने खुद ही रहना था सारी जिंदगी, वो तय थी बात, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो बना सकते थे, वो इनको बनाना चाहते थे। तो ये जो मतलब है कि एक गैंग ऑफ फोर था, उसके सबसे अहम रुकन जो थे दूसरे, वो जाहिद अली अकबर थे, और उनका भी आपको पता है पहले भी वो मतलब गिरफ्तार भी हुए हैं, और उन्होंने वो प्ली बारगेन भी नैब के साथ अपनी करप्शन को मान के की है। तो सबसे बड़ा अकाउंट, बल्कि आपको आप अहम नाम पूछ रहे हैं, तो OCCRP ने क्योंकि पूरी दुनिया पे बहुत से ममालिक पे काम किया है, तो हर मुल्क की तरफ से एक बंदा लिया है। तो हमारी तरफ से जो OCCRP ने पाकिस्तान में एक मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बंदा लिया है, वो जनरल जाहिद अली अकबर साहब को ये एजाज हासिल हुआ है। जनरल जाहिद अली अकबर फर्स्ट आए हैं। जी जी, फर्स्ट आए हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं, जो कि हुमायूं जो सॉरी जनरल हारून अख्तर। अख्तर साहब हैं, उनके उनके फादर इन लॉ भी हैं, तो ये आपस में रिलेटेड भी हैं। और ये सब लोग ये चारों जर्नल जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये अपने बच्चों की शादियों से भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये एक ही थे, एक ही फैमिली थी एक तरह से। अच्छा अच्छा नूरानी, अब इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, जो आप इस बात पर मुसिर है कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल दुरुस्त है, हर तरह के सबूत आपके पास मौजूद हैं, जिन अकाउंट होल्डर्स के बुनियादी कवायफ आपके पास हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है जिस डेट को जिसकी तस्दीक की अकाउंट। गई है, जी। जिन बुनियादी कवायद जिनकी तस्दीक की गई है पाकिस्तान में सरकारी दस्तावेजात ठीक के साथ, ठीक। यही वो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए लीगली? मतलब ये खबर आ गई, अब आपके ख्याल में पाकिस्तान का FBI इस पोजीशन में है कि कोई एक्शन ले सके, या नैब इस बारे में कुछ कर सकता है, या कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई इसके सजा या जजा हो सकती है? बतौर जर्नलिस्ट जो मीडिया का काम होता था वो हमने कर दिया। दूसरों का काम क्या है, उनको क्या करना चाहिए, वो मतलब है कि बताना खबर है कि हमारा काम नहीं है, उनको खुद पता है। हम्म। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक पावर की स्ट्रगल है, पावर टसल है। जी। जो चीफ एग्जीक्यूटिव आइन के अंदर लिखा होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होता, ताकत कहीं और होती है, सामने चेहरे कोई और होते हैं। इदारे परफॉर्म, या अदारों के अंदर अफसरान परफॉर्म करना भी चाहें तो बेचारे नहीं कर सकते, उनको काम नहीं करने दिया जाता। तो इसमें क्या कहा जा सकता है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि साफ ज़ाहिर है कि जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व नजर आते हैं, जो बिल्कुल साबित नहीं कर सकते, और जिनके अकाउंट सामने आए, उनको तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और FBR के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि बजाय लोगों को रगड़ने के और बजाय लोगों को सजाएं देने के, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि अपने निज़ाम को मजीद बेहतर करें वो, और अपने निज़ाम में ऐसी तब्दीलियां लेके आए कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बहुत अच्छे, बहुत ही ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं बिजनेस कम्युनिटी से, कि जिनकी रिप्यूट बहुत बुरी नहीं है, ठीक है, उन्होंने भी पैसे बाहर रखे हुए हैं। मतलब ये अजीब सही। बात है ना। तो ऐसा क्यों, FBR को सोचना चाहिए इस चीज के ऊपर कि लोग पैसा बाहर क्यों लेके जाते हैं। जिन हम्म। लोगों ने गलत किया उनको सजा मिले, जिन लोगों ने टैक्स एवेजन की उनसे टैक्स लिए जाए, उनको हम्म। सजा मिले। लेकिन FBR अपने निज़ाम को भी ऐसा करे कि पाकिस्तान से सरमाया बाहर ना जाए, लोग पाकिस्तान के अंदर रहें, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। और मैं आपको बताऊं कि एक कंसीडरेबल अमाउंट, आपको अफसोस होगा ये बात सुन के कि हमारा हमसाया मुल्क जो हमसे बहुत बड़ा है, जो हमसे बहुत ताकतवर है, जिनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जहाँ के बिलीनियर्स हमसे बहुत ज्यादा बिलीनियर्स हैं, उनके बिलीनियर्स तो उनके ना होने के बराबर नाम है। और और हमारे जो हैं लोग जो हैं वो पाकिस्तान में, अच्छा, पाकिस्तान की सियासत पे ट्रस्ट नहीं करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, बात लंबी हो रही है, एक आखिरी सवाल। अब देखिए, ये जो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान का नाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, और इससे बहुत सारे माजी के किस्से शायद हमें समझ आना शुरू हो जाते हैं। और ये मेरे ख्याल में उस जमाने का जिक्र है कि जब अफगान जहाद अभी पीक पे था, लेकिन अफगान जहाद तो उसके बाद भी चलता रहा, वो अभी भी एक किसी न किसी शक्ल में चल ही रहा है। तो अगर उस वक्त कुछ पैसे इल गॉटन उसमें से निकाले गए, तो आपको क्या शुबा है कि उसके बाद भी कुछ पैसों में हेर फेर हुआ होगा, जो इमदाद हमें मिलती रही है? देखिए, एक सिलसिला शुरू हुआ था जनरल जियाउल हक के दौर में, जो फिर कभी नहीं रुका। हम्म। आप तो सिर्फ अफगान वार की तरफ इशारा कर रहे हैं, और आपका सवाल साहब जरा आप सीक्रेट से हटके है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फिर पैसा कमाने के बहुत से तरीके बना लिए गए। फिर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटियां शुरू हुई। फिर सर के बालों पे जो कलर लगाने से लेके और पाँव के जो जूते हैं उन पे शू पॉलिश, जिस्म के पूरे
किसी भी हिस्से के हवाले से जो भी कोई प्रोडक्ट आपके इस्तेमाल में, खाने पीने से लेके और गोश्त, आप गोश्त तक और सिरिलैक तक और कॉर्नफ्लेक्स तक, हर चीज के अंदर जो मेजर बिजनेस पाकिस्तान आर्मी का है, पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व है हर तरह के कारोबार के अंदर। फिर पैसे कमाने के तो फिर बहुत सारे और तरीके भी उन्होंने निकाल लिए, और पैसे को स्टैश करना, तो वो अब कारोबार जो है पाकिस्तान से निकल के दूसरे ममालिक में भी शुरू हो रहे हैं, चाइना, यूएई, हर जगह पे मतलब मामला वो चल रहे हैं और फैलते चले जा रहे हैं। और उसी वजह से जब ठीक है, एक ये लेकिन ये वो चीजें हैं जिनके हमारे पास अभी इस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस नहीं है। एक आखिरी सवाल, चले मैं पहला सवाल मैंने कहा था आखिरी होगा, आपके वो दोस्त हैं आसिम बाजवा, उनका नाम है इसमें? नहीं, पहली बात तो ये है कि दोस्त मेरे नहीं है, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है और पाकिस्तान आर्मी के जनरल रहे नहीं, हैं। आपके हवाले से उनका जिक्र बहुत मारूफ है ना। नहीं नहीं, आसम बाजवा साहब का नाम इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, इस बस ठीक है, ये बस जो इस ठीक है। का डाटा है इसमें नहीं ठीक है नूरानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने काफी सारी बातें कवर की, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारी बातें तिश्ना रह गई। और जैसे बहादुर और ऑनेस्ट सहाफी हैं आप, हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यकीन मानिए हमें आपके ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है। और हमें तवक्को है कि पाकिस्तान के किसी भी एरिया में अगर कोई करप्शन होगी, कोई जुल्म होगा, कोई ज्यादती होगी, उसमें जो आवाज, उसके खिलाफ जो आवाज उठेगी, उसमें एक बुलंद आवाज अहमद नूरानी की होगी, वो बेशक कहीं पे हो। अहमद नूरानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।